नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी। आज कक्षा 12 हिंदी केंद्रिक एनसीईआरटी के आरोह भाग 2 के पाठ 12 बाजार दर्शन को लेकर प्रस्तुत हूं, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, और यह सीबीएसई के साथ साथ राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। सबसे पहले लेखक परिचय। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में उपन्यास परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। इनके कहानी संग्रह में वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। कुछ उनके निबंध संग्रह भी हैं और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार और साहित्य अकादमी और भारत भारती सम्मान से भी नवाजा गया। विशेष रूप से हम देखें कि हिंदी में मनोवैज्ञानिक कथा धारा को इन्होंने आरंभ किया। गंभीर चिंतक के रूप में ये स्थापित हुए और सरलता के साथ साथ समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन को सुलझाने की इन्होंने कोशिश की। गांधीवादी विचारधारा को इन्होंने अपना आधार बनाया। सबसे पहले जानते हैं बाजार दर्शन निबंध का सार। इस निबंध में जैनेन्द्र कुमार ने अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए समझाते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर बिना जरूरत तय किए बाजार गए तो उसकी चमक दमक में फंस जाएंगे और वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से हमें घायल कर सदा के लिए बेकार बना सकता है। इसमें लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र भी कहा है। लेखक ने इसका आरंभ अपने एक मित्र के और बाजार के उदाहरण के द्वारा किया है। एक मित्र बाजार गए और लौटे तो बहुत सा सामान खरीद कर। इस पर लेखक ने उनसे पूछा, यह क्या है? इस पर लेखक ने के मित्र ने अपनी पत्नी का हवाला दिया और कहा कि पत्नी साथ थी इसलिए इतना सारा सामान खरीद लिया। लेखक का मानना है कि पत्नी की महिमा के साथ साथ यहाँ मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी, पावर या एनर्जी भी एक बड़ा कारण है। लेखक कहते हैं कि पैसे की पावर देखने के लिए बैंक हिसाब देखना पड़ता है, पर पैसे की परचेजिंग पावर अपने आप ही दिख जाती है, वो मकान, गाड़ी आदि के द्वारा। परचेजिंग पावर का अर्थ है बिना आवश्यकता के पैसे के अनुसार सामान खरीदने की ताकत या क्षमता का दिखावा, जिसमें मनुष्य गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेता है। लेखक के मित्र मानते हैं कि बाजार शैतान का जाल है, जिसमें चीजें इस प्रकार सजाकर रखी होती है कि मनुष्य उसमें खुद फंस जाता है। अब जानते हैं कि बाजार का आमंत्रण कैसा है। बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित कर हमें आमंत्रित करता है कि अधिक से अधिक सामान खरीदो, और खरीदो नहीं तो अधिक से अधिक सामान देख लो। बाजार के आमंत्रण में आग्रह नहीं होता और वह चुपचाप ही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऊंचे बाजार में सजी धजी चीजें चुपचाप हमें आकर्षित कर लेती हैं। इससे मनुष्य के मन में एक चाह जगती है। चाह का अर्थ है अभाव, और मनुष्य को लगता है कि उसके पास बहुत कम है और बाजार में बहुत अधिक। इससे उसमें अधिक से अधिक चीजें लेने की चाह जगती है। लेखक ने बाजार के जादू को कैसा बताया है और वह किन परिस्थितियों में चलता है, उसको जानते हैं। लेखक ने बाजार के जादू को रूप का जादू कहा है, क्योंकि जब हम बाजार की चीजों को देखते हैं
तो हम उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें खरीद लेते हैं। इसलिए यह जादू आंख की राह काम करता है। अब जानते हैं कि बाजार का जादू कब और किन स्थितियों में चलता है। इसमें जेब और मन की कुछ स्थितियां बताई गई है। जेब भरी हो, यानी जेब में खूब पैसे हो, और मन खाली हो। यहां मन के खाली होने का मतलब है आवश्यकताएं तय न होना, और मन के भरे का मतलब होता है कि आवश्यकताएं तय होना। तो जब जेब भरी हो और मन खाली हो, यानी आवश्यकताएं तय न हो, तो बाजार का जादू सबसे अधिक चलता है। लेकिन जब जेब खाली हो और मन भी खाली हो, यानी हमारी आवश्यकताएं तय न हो, ऐसी स्थिति में भी बाजार का जादू चल जाता है। कुल मिलाकर यदि हम यह देखें कि मन यदि खाली हुआ तो बाजार का जादू जरूर चलता है। लेकिन जब जेब भरी या खाली कुछ भी हो, लेकिन मन भरा हो, यानी हमारी आवश्यकताएं तय हो, तो बाजार का जादू नहीं चलता है। बाजार के जादू का असर और उससे बचने के क्या उपाय हैं? जब बाजार का जादू चढ़ता है तो मनुष्य को लगता है कि यह भी ले लूं, वह भी ले लूं। वह उनकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला जाता है। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाले मालूम होते हैं। लेकिन जब बाजार का जादू उतरता है तो फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में खलल या बाधा डालने वाली ही महसूस होती है। यह तो बाजार के जादू का असर है। अब जानते हैं कि इससे बचने का उपाय क्या है। इससे बचने का उपाय है कि जब भी बाजार जाओ तो मन खाली न हो, बल्कि भरा हो, यानी हमारी आवश्यकताएं तय हो। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार का जादू नहीं चलता। आवश्यकता के समय काम आना ही बाजार की असली सार्थकता है। लेखक ने इस पाठ में भगत जी का उदाहरण दिया है और उनकी विशेषताएं बताई। लेखक का मानना है कि मन खाली न हो, यानी मन भरा हो, लेकिन मन को बंद भी नहीं करना चाहिए। मन पर नियंत्रण रखकर उसे मनमानेपन की छूट तो मत दो, पर उसे जबरदस्ती बंद भी मत करो। यहां लेखक ने भगत जी का उदाहरण दिया है कि भगत जी का चूरण बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन जब वह 6 आने यानी 24 पैसे कमा लेते थे तो बाकी चूरण बच्चों को मुफ्त दे देते थे। यहां बच्चे ध्यान देंगे कि 1 आने के बराबर 4 पैसे होते हैं। भगत जी की विशेषताएं क्या है? उनका मन पर नियंत्रण था और वे संयमी थे। उनका मन अडिग रहता था। बाजार जाने पर उनका मन भरा होता था। पैसे की व्यंग्य शक्ति का उन पर कोई असर नहीं होता था। उनकी आवश्यकताएं तय होती थी, और जब वे बाजार जाते थे उनका मन खुला और भरा होता था, यानी वे बाजार में सारी चीजें देखते थे, खुली आंखों से सारी चीजें देखकर खुश होते थे, परंतु खरीदते वही थे जो जरूरी हो। लेखक को एक बार भगत जी बाजार चौक में दिखे। उन्होंने एक दूसरे को जयराम कहा और अभिवादन किया। फिर लेखक ने देखा कि भगत जी बाजार में सजी सुंदर चीजों को देखकर खुश होते हैं। उनकी आंखें खुली और तुष्ट थी। भगत जी चूर्ण बनाने के लिए, जीरा और काला नमक लेने के लिए चांदनी चौक का सारा बाजार पार कर एक पंसारी की दुकान तक जाते थे और सहज भाव से वो चीजें खरीद लेते थे। लेकिन चांदनी चौक की चांदनी का उन पर कोई असर नहीं होता था। लेखक ने अंत में यह बताया है कि बाजार की सार्थकता किसमें है और कौन सार्थकता दे सकता है। लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता और सच्चा लाभ भगत जी जैसे लोग ही दे सकते हैं,
जिनका मन भरा हो, यानी आवश्यकताएं तय हो, और जो जरूरत की चीजें ही बाजार से खरीदते हों। जिन मनुष्यों की आवश्यकताएं तय नहीं होती, वे परचेजिंग पावर के गर्व से बाजार में पैसे की विनाशक शक्ति, व्यंग्य शक्ति से होड़ उत्पन्न कर उसका अहित करते हैं। ये लोग बाजारूपन को बढ़ाते हैं। यहाँ लेखक ने बाजारूपन को स्पष्ट किया है कि ग्राहक व दुकानदार के बीच कपट का बढ़ना और सद्भाव का घटना बाजारूपन है, जिसमें दोनों एक दूसरे को ठगने की कोशिश करते हैं और एक को दूसरे के नुकसान में अपना लाभ दिखाई देता है। अंत में लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र और मायावी शास्त्र कहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र कपट और शोषण को बढ़ावा देता है। अब पुनरावृत्ति मानचित्र के द्वारा इस पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। इस पाठ में शुरू में बताया गया है कि बाजार का जो जाल है वो शैतान का जाल है और इसमें परचेजिंग पावर का गर्व मनुष्य को इसमें फंसा देता है। इसके बाद लेखक ने बाजार के आमंत्रण को बताया है और उससे चाह जगने की बात को स्पष्ट किया है। फिर बाजार का जादू चढ़ने की स्थितियां लेखक ने स्पष्ट की है और बाजार के जादू का असर और उससे बचने के उपायों की चर्चा भी लेखक ने की है। इसमें लेखक ने भगत जी का उदाहरण लेते हुए भगत जी की विशेषताएं बताई है और यह बताया है कि भगत जी जैसे लोग ही बाजार को सच्चा लाभ और सार्थकता दे पाते हैं। साथ ही साथ चांदनी चौक में बाजार में भगत जी लेखक को मिलते हैं, उसका जिक्र भी इसमें किया गया है और बाजार की सार्थकता किस तरह के लोग दे पाते हैं यह इसमें चर्चा की गई है। पाठ के अंत में बाजारूपन को स्पष्ट करते हुए अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र और मायावी शास्त्र बताया गया है। मुझे आशा है कि आपको यह सामग्री पसंद आई होगी और हमने इसमें पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नोत्तर भी शामिल किए हैं ताकि आप इसको जान करके और प्रश्न को आसानी से हल कर पाएं। धन्यवाद।